एवरीवन, दिस इज़ अनदर वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो कि हम एक मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसी का एक तरीके से देखें तो हम अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एंड द यंग गाय दैट यू कैन सी ओवर द स्लाइड, ही वॉज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया था। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अनअकैडमी आपको प्राइस हाइक अलर्ट दे रहा है, क्योंकि बाद में जो आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ओके, हाइकअप होने वाली है। तो इसीलिए वी आर जस्ट टेलिंग यू टू गेट द सब्सक्रिप्शन नाउ ओनली विद अ डिस्काउंट ऑफ 10% if you use the code SIMPLEYT. Okay, if you want the discount of 10%, then you should use the code SIMPLEYT. This will get you the subscription on a lesser price. See, this is Unacademy's Aspire program. This is an all India free mock test for all the civil service aspirants from all over the country. तो ये जो टेस्ट का पेपर का जो पैटर्न होगा वो होगा प्रीलिम्स जीएस का पेपर जो हम देते हैं, ठीक है, and it would be conducted on 10th and 25th of every month, and all those who manage to who manage to score good, जो टॉप 50 में आएंगे उनको एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी अनअकैडमी की तरफ से। सो द नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25th of October at 10 AM sharp, so do enroll for it. See, Unacademy doesn't keep any language barrier. तो आपके लिए अनअकैडमी 3 कोर्सेज लेकर आया है, ठीक है। आपको कभी भी लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम ना हो सीखने में, लेसन्स लेने में, तो उसके लिए अनअकैडमी ने आपके लिए 3 कोर्सेज लाया है। पहला है बाइलिंगुअल, दूसरा है हिंदी और तीसरा है प्योरली इंग्लिश। तो जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी के कोर्सेज हैं, वो हिंदी में लेसन्स ले सकते हैं। उनको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो भी हिंदी में ही होगा, ठीक है। एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन गो फॉर द इंग्लिश बैचेस। उसमें जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो इंग्लिश में होगा। जो एजुकेटर्स होंगे दे विल ऑल्सो टीच इन इंग्लिश, एंड the test series that would also be in English. And there is another course called bilingual batch course. इसमें जो भी लोग हिंदी में प्लस इंग्लिश दोनों में मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन जो मीडियम होगा आपको डिलीवर करने का लेसन्स वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होगा, ओके, लाइक दिस वीडियो, जिसमें हम इंग्लिश में भी वी विल टेल यू अबाउट द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द द चैप्टर और द लेसन, एंड ऑल्सो इन द अनदर लैंग्वेज दैट इज़ हिंदी। तो ये जो कोर्सेज हैं वो 5th of October से स्टार्ट हो गए हैं। यू कैन जस्ट गो एंड ज्वाइन दैम। So for joining all those courses, for getting unlimited benefits from Unacademy, you need to get one subscription. Okay, this subscription will allow you to learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. ठीक है, ये Unacademy की बहुत ही खास बात है कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को जितने भी टॉप एजुकेटर्स की ज़रूरत है, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, अनअकैडमी आपके लिए पूरी कंट्री से सारे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनको लेकर आते हैं, सो दैट यू कुड लर्न वेल, सो दैट योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम इंक्रीज, ठीक है। तो जो कवरेज ऑफ सिलेबस है वो पूरा अनअकैडमी की तरफ से उसका ध्यान रखा जाएगा। ऑल्सो द रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड आंसर राइटिंग सेशंस वुड बी देयर, जिससे कि आपकी जो इससे आपको एम्पल नंबर ऑफ प्रैक्टिस पेपर्स कराए जाएंगे, सो दैट यू कुड एनहांस योर आंसर राइटिंग, ठीक है। अब जब आप कोई काम कर रहे हैं, व्हेन यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, यू नीड टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर पोजीशन, व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर सिचुएशन, ठीक है। आप जितनी भी तैयारी कर रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसमें कितना रिजल्ट ला पा रहे हैं, ठीक है। टू एनालाइज दैट यू विल हैव टू टेक द लाइव टेस्ट सीरीज़, ठीक है। ये ऑल इंडिया लेवल पर सीरीज़ कंडक्ट कराई जाएगी जहाँ पे आप इंडिया के सारे बच्चों से कम्पीट करेंगे। आपको जो रैंक्स जो स्कोर्स दिए जाएंगे इंडिया के सारे बच्चों से कंपेयर कर पाएंगे आप,
And about the study material, if I talk about, then it would not be only provided in videos form, but the PDF format would also be available. तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, जो पूरी प्रोसेस है, इसमें आपके कोई भी इश्यूज़ है, अगर किसी एजुकेटर का आपको कोई भी लाइक मेथड पसंद नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन like you can easily swap the educator, you can go for another classes, you can like any issue, if you have any issue regarding studies, it's not just about the syllabus, it's about the the mental status of the person. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए आपको एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा हु वुड गाइड यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस, ठीक है। तो उनके गाइडेंस के अंडर ही आपकी पूरी प्रिपरेशन चलेगी, जो आपकी जो भी लाइक प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करेंगे, एंड ऑल्सो आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के तरीके बताएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट वंस इफ़ यू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अभी आपके पास अनअकैडमी ऐप है, आप उसको यूज़ कर रहे होंगे, बट वो आपको ऑब्वियसली इट्स वेरी ऑब्वियस कि अनअकैडमी ऐप अगर आप यूज़ करें तो आपको उसके फ़ायदे पता हैं, ठीक है। तो अब आप एक्सप्लोर कीजिए अनअकैडमी प्लस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप व्हेन यू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन दैट ऐप कन्वर्ट्स इनटू द अनअकैडमी प्लस, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, द स्ट्रक्चर्ड बैचेस वुड बी देयर और ऑल्सो द 100% सिलेबस ऑफ coverage would be there, okay। So when you are going for the subscription, just apply the code simple YT and you will get 10% extra off. An Academy Champions Conclave, this is one such session that would contain the tips, the tricks, the strategies and plans, okay, that too from the toppers of UPSC Civil Service 2019, okay। The tips and the tricks, these would be delivered by the ones who have already cracked the exam, okay। So it's not just about that, आप उनमें से जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी प्लान्स है जो आपको बेस्ट सूट करे, आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके जो भी इंटरव्यू है या फिर जो भी उनका स्पीच है आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपको कौन सा बेटर सूट करेगा, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू, okay, this will help you to have that particular strategy that would lead you to the UPSC, okay। So this is free to attend conclave that takes place from 10 AM to 12 AM, you can just go and watch it। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। डेली 7:30 पे एक क्विज कंडक्ट कराई जाएगी 20 क्वेश्चंस की, 20 मिनट्स के लिए, 40 मार्क्स की। फाइन, आपको इस टेस्ट के एंड में एक टेस्ट रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा जिसके बेसिस पर आप जज पाएंगे हाउ मच यू आर अपडेटेड। So there are the links given below to approach our channel, ठीक है। You can join our channel, the YouTube, Telegram and Facebook by using those links, so go and subscribe now and just click those links। Now let's get started with our topic, that is PITS India Act। तो मैं आपको बता रही थी कि जो PITS India Act है उससे पहले 1773 में एक रेगुलेटरी एक्ट भी आया था, ठीक है। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको करेक्ट करने की ज़रूरत थी, जिनको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत थी। तो मैं आपको एक बार जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में एक बार रिवाइज़ कराना चाहती हूँ, ठीक है। सो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही थी, जो इंडिया के पॉलिटिकल, सिविल, कॉमर्शियल सारे अफेयर्स को यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंट्रोल कर रही थी, और जो किंग्स और रूलर्स थे दे वर जस्ट द नॉमिनल हेड, जो एक्चुअल हेड थे इंडिया के तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी। अब जो बंगाल में फेमिन आई थी उसकी वजह से ग्लोबली काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स हुए थे। तो जो क्योटिक सिचुएशन बंगाल में क्रिएट की गई थी मिस गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, तो इसको डील करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। नॉट जस्ट दैट, बंगाल के लिए नहीं आया था, ये इसलिए भी आया था क्योंकि जो कंपनी थी वहाँ पे काफ़ी सारे माल प्रैक्टिसेस जो थे वो हो रहे थे, काफ़ी करप्शन हो रहा था, नेपोटिज्म बढ़ता जा रहा था। तो ये सारी अफेयर्स में इंक्वायरी करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेप इन किया,
ओके जो कंपनी थी वो काफ़ी लॉस में भी जा रही थी, इवन दो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना बंद नहीं किया था इंडिया में, फेमिन लाइक बंगाल फेमिन होने के बाद भी उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमा लिया था, लाइक 2 टाइम्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बैंक्रप्सी की जो स्टेट है वो फेस की। जब वो फेस की उन्होंने, तो जब इसके चलते उन्होंने लोन मांगा जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उससे, ठीक है। जब उन्होंने लोन मांगा तो ये सब देखते हुए जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है, दे इट फाउंड इट नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी इन इंडिया। तो इसी की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाया गया, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट डायरेक्ट इंटरफेरेंस मेड बाय द ब्रिटेन पार्लियामेंट इन द अफेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक पहला पार्लियामेंट्री रैटिफिकेशन और ऑथराइजेशन था, जिससे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को डिफाइन करना चाहते थे, रेगुलेट करना चाहते थे, ठीक है। तो इसके जो रीजंस तो वो मैंने आपको बताया कि जो पहली चीज़ एक ये भी थी कि जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि दीवानी थी एक साइड पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि निज़ामत राइट्स थे जो नॉमिनल हेड थे, नॉमिनल किंग्स या रूलर्स कह लीजिए, ठीक है। तो ये सब के चलते जब ये यहाँ पे एक गवर्नर जनरल काउंसिल भी बनाई, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई थी वो भी बनाने के बाद भी जो ऑफिशियल्स के बीच में करप्शन है वो कम नहीं हुआ, फिर भी एक रिस्पॉन्सिबली हैंडल्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं फॉर्म हो पाया इंडिया में, ठीक है। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो इनफेक्टिव भी था, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स बन के जाती थी वो स्टडी करने के लिए कोई होता ही नहीं था, ठीक है, वहाँ पे ब्रिटेन में। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं, जो शॉर्टकमिंग्स, जो ड्रॉबैक्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थे, उन सबको ओवरकम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए, ठीक है। तो पिट्स जो विलियम पिट हैं उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, तो हम अब यही पढ़ेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। Okay, so there were so many measures that were being taken by the British government to regulate the activities of East India Company in India, ठीक है। तो अब उसमें से जो इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया था, ठीक है। अब इसके क्या क्या प्रोविजंस थे वो हम पढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जितने भी शॉर्टकमिंग्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, उन सबको एड्रेस करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो हम यही पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जिसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का बेस फॉर्म किया था इंडिया में। तो इसके अंडर जो प्रोविजंस थे वो थे पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट था, जो भी the company, all the things that the company was controlling, all the system that the company was controlling इंडिया में, उनको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया, पॉलिटिकल मैटर्स और कमर्शियल अफेयर्स, ठीक है। जो पॉलिटिकल मैटर्स थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से बॉडी बनाई गई थी, उसके अंडर आता था, और कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आता था। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो थे ब्रिटिश, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके अंडर आता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो आता था कंपनी के अंडर, ठीक है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टुक केयर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। अब मैंने आपको पॉलिटिकल अफेयर्स बताया, तो उसमें जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स है वो उनसे डील किया जाएगा, ठीक है, अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसमें अपना इन्फ्लुएंस रखता था। It comprised of 6 people: Secretary of State, Board President, Chancellor of Exchequer, 4 Privy Councillors, ठीक है। तो 6 लोगों की कमेटी बनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इंडिया में एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो गया था। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थी जो वहाँ ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो, उसने भी अब आके यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब इंडिया में हम देखेंगे कि कैसे जो आज प्रेजेंट डे में जितने भी सिस्टम हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, कैसे वो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से ही वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम आ गया इंडिया में,
जिसकी वजह से इंडियंस भी अट्रैक्ट हुए वो उनकी पॉलिसीज़ की तरफ। तो हम वो सब देखेंगे इस वीडियो में। फाइन। तो मैंने आपको बताया कि 6 लोगों की कमेटी बनी थी जो कि एड्रेस करेगी जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं उनको। इन दिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल द कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने आपको बताया जो कंपनी थी उसके पास सारे कमर्शियल राइट्स थे, सारे जितने भी कमर्शियल या ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी या पॉलिसीज़ होती थी वो सब कंपनी बनाता था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दैट वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो सारे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को डील करती थी। Well, the act mandated that all civil and military officers disclose their property in India and Britain within 2 months of their joining. ठीक है, तो उनको जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी थी वो सारी डिस्क्लोज करनी थी उसकी इन्फॉर्मेशन इंडिया एज वेल एज ब्रिटेन में। तो अब ऐसा था कि जो गवर्नर जनरल्स थे, ठीक है, मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल जो काउंसिल बनी थी जिसमें कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते थे। ठीक है, उनके सबॉर्डिनेट होते थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल थे वो। ठीक है, तो और भी 4 लोग थे उनके अंडर। तो ठीक है, ये जो काउंसिल बनी थी अब इसकी स्ट्रेंथ से जो 5 थी पहले वो 3 कर दी गई, 3 मेंबर। उसमें से वो 3 में से ही एक कोई कमांडर इन चीफ बनता था जो ब्रिटिश क्राउन आर्मी होती थी उसकी। ठीक है, जो ब्रिटिश की रानी या राजा थे उनकी जो क्राउन आर्मी होती थी, जो उनकी लाइक आर्मी होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कमांड करने के लिए जो गवर्नर काउंसिल से उसी से ही एक गवर्नर जनरल को लिया जाता था। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द राइट ऑफ वीटो। देखिए जो पिछला वाला एक्ट था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी। अब गवर्नर जनरल को वीटो दी गई है, इसका मतलब ये है उनके पास सोल राइट है कि वो कोई भी डिसीज़न जो कोई भी एक्ट है उसको अप्रूव कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। फाइन। Then the features, we are studying the features now. A distinction between the commercial and political activities of East India Company. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री सारी अफेयर्स को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे, नाउ दे हैड कंट्रोल ओनली ओवर द कमर्शियल एक्टिविटीज़। बाकी जो कंट्रोल था वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके अंडर जा चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बन रहा है, आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम बनता जा रहा है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का, रूल का, कंट्रोल करने का। ठीक है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से ही स्टार्ट हुआ और उन्हीं के अंडर था। Company became subordinate to the British government, unlike as in previous regulating act of 1773 where the government only sought to regulate matters and not take over. मैंने आपको बोला था कि जो regulating act था उसमें टेरिटरीज छीनी नहीं गई थी, कोई भी पावर छीनी नहीं गई थी या टेक ओवर नहीं की गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1784 में आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत कम पावर्स रह गई थी और जो भी पावर्स रह गई थी वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल या ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही रह गई थी। ठीक है, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था इंडिया का वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जा चुका था। ब्रिटिश क्राउन्स अथॉरिटी इन द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स इंडियन टेरिटरीज। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वर स्टिल अ मोनोपोली ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का जो ट्रेड बेनिफिट है वो कम नहीं हुआ था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के आ जाने से। हाँ, कुछ हद तक जो प्राइवेट ट्रेडर्स वो प्राइवेट ट्रेड करते थे कंपनी के नाम पे, उनके जो इनकम थी उन पे ज़रूर फर्क पड़ा था। ठीक है, तो हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ सी बिफोर टेलिंग यू अबाउट द ड्रॉबैक्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ एजेंसीज थी जिनके थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपनी पावर एक्सरसाइज करती थी। ठीक है, तो उनमें से कुछ अगर मैं उस टाइम पे बताऊं तो आर्मी हुआ करती थी एक। अब जो आर्मी थी उसमें इंडियन सेपॉइस होते थे। सेपॉइस जो होते थे वो इंडियंस होते थे। क्यों? क्योंकि सी जो हायर पोजीशंस पे जो भी लोग अपॉइंट किए जाते थे वो ज़्यादातर यूरोपियंस होते थे। इनफैक्ट ऑल ऑफ देम वर यूरोपियंस। ठीक है, तो जो सिपॉइस होते थे वो इंडिया की तरफ से जाते थे। तो ऐसा था कि अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख sepoys were appointed in the British army.
जिनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता था विद आर्म्स और उनको प्रॉपरली पे भी किया जाता था। तो ये उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की एक काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड थी, और डिमांड को जो अकम्प्लिश कर रहे थे वो यही लोग थे, ठीक है, जो ब्रिटिश थे वही थे। तो उस टाइम पे अगर ब्रिटिश आर्मी में कोई जाता था तो इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, ठीक है। लेकिन वो प्रेस्टिजियस जॉब तो थी, वहाँ पे पेमेंट पे अच्छा होता था, बट अच्छा नहीं बोलेंगे, बट या द पीपल दे वर इंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब वेयर दे वर पेड परमानेंटली। बट दीज पीपल दे वर जस्ट द मर्सिनरी सोल्जर्स ऑफ कॉलोनियल पावर, ठीक है। उनका ना ही कोई प्राइड था उसमें, ना ही प्रमोशन होता था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से देखिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए पेमेंट होता था, एक प्रेस्टिजियस जॉब होती थी, ठीक है। तो और उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो काफ़ी वॉर्स और बैटल्स भी कर चुकी थी, जो काफ़ी उसने जीते भी थे, तो उसका एक रेपुटेशन था। फाइन। फिर वो 1857 में हमने देखा कि कुछ यही फैक्टर्स थे, जैसे नो प्राइड एंड एंथुसियाज्म एंड प्रमोशन। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने प्रोवोक किया रिवोल्ट जो 1857 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो दूसरी एजेंसी थी जिसके थ्रू ब्रिटिश पावर एक्सरसाइज करती थी वो थी पुलिस। पुलिस थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अब ठीक है, अब जब कोई छोटा सा छोटा गांव है वहाँ पे लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनको एक सिस्टम चाहिए था जो कि पुलिस के नाम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब ऐसा था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके टाइम पे दिस वाज गिवन अ रेगुलर शेप, ठीक है। 1791 में सुपरिंटेंडेंट फॉर कैलकाटा was appointed and soon the other cities had kotwals. Districts were divided into thanas and each had a daroga. जो हेरिडिटरी विलेज पुलिसमैन थे उनको चौकीदार बोलने लगे थे। The later post of district superintendent was created and poorly paid lower ranks were there in the police system. High posts were only for the Europeans, ठीक है। अब जो ये पुलिस सिस्टम है उसमें हमने एक चीज़ देखी थी उस टाइम पे, ये हो रहा था कि जो पुलिस सिस्टम था वहाँ पे काफ़ी करप्शन था, काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ करते थे वो जो लोकल लोग थे वहाँ के। तो इसकी वजह से दे वर नॉट दैट रेप्यूटेड, ओके। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं देन दिस वाज द फर्स्ट एक्ट जिसकी वजह से कंपनी के जितने भी पोजेशन थे उनको ब्रिटिश पोजेशन बोलने लगे थे, ठीक है। देन व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस एक्ट? द गवर्नर जनरल हैड टू सर्व 2 मास्टर्स। अब इनके 2 मास्टर्स हो गए थे, मैंने आपको बताया ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में आने से। एक ब्रिटिश क्राउन को सर्व करते थे गवर्नर जनरल एंड दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी को। देयर वर नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। द गवर्नर जनरल हैड टू टेक ऑन स्पॉट डिसीजंस एक्सरसाइजिंग हिज डिस्क्रिशन। अब देखिए ऐसा था कि क्लैरिटी नहीं थी ऑन द बाउंड्रीज ऑफ कंपनीज पावर एंड ऑन गवर्नमेंट्स पावर, ठीक है। गवर्नमेंट के पास कितनी पावर रहेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कितनी पावर रहेगी, ये ड्रॉबैक था एक जो हम बोले पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया था उसका, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू राइट द एग्जाम। एंड हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात की, हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात की। अब हम आगे बात करेंगे that what other economic impacts did British राज impose on India, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे नेक्स्ट में। हम ये भी देखेंगे क्या क्या रेवेन्यू सिस्टम जो थे वो अडॉप्ट किए गए थे, जैसे रियोतवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम। तो हम ये सब के बारे में बात करेंगे। फाइन। सो आई होप you would like the video and this would help. Thank you.